गुड मॉर्निंग। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने जा रहे हैं यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में अगला लेक्चर। और अपने टॉपिक का नाम है टेंडर मूल्य, निविदा मूल्य या विक्रय मूल्य का निर्धारण, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस और सेलिंग प्राइस। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी उत्पादक को अपनी वस्तुओं की बिक्री का आदेश प्राप्त करने के लिए क्रेता को टेंडर मूल्य देना पड़ता है। टेंडर मूल्य देने में बहुत सी सावधानी की आवश्यकता हमें होती है। टेंडर का मूल्य लागत मूल्य से कम होने पर विक्रेता को हानि होने की संभावना रहती है तथा टेंडर मूल्य अधिक होने पर आदेश न मिलने का भय बना रहता है। अतः टेंडर मूल्य देने से पूर्व वस्तु के भावी लागत मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। इस अनुमानित लागत मूल्य में एक निश्चित दर से लाभ जोड़ देने पर टेंडर मूल्य हम ज्ञात करते हैं। कई बार हमें ऐसी वस्तु के लिए टेंडर मूल्य अनुमानित लागत पर ज्ञात करना पड़ता है जो टेंडर देने की तिथि को तैयार नहीं होती है, परंतु टेंडर स्वीकार होने पर उसका उत्पादन करवाकर उसकी पूर्ति हमें करनी होती है। इस प्रकार की वस्तु का लागत मूल्य गत वर्षों के अनुभव के आधार पर अनुमानित मूल्यों पर ज्ञात किया जाता है। भविष्य का लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए भूतकाल के अंकों की बहुत सावधानी के आधार पर हमें आवश्यकता होती है। जो पूर्व अवधि के समक हमारे पास हैं, उन समकों के आधार पर हम प्रति इकाई लागत के आधार पर लागत सूची तैयार करते हैं तथा भविष्य में सामग्री के भाव में परिवर्तन की संभावना हो सकती है। श्रमिकों को भी अधिक दर से मजदूरी का भुगतान करना पड़ सकता है। हमारी परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है तथा स्थायी ऊपरी व्ययों में भी हो सकता है कि किसी कारण विशेष से हमें वृद्धि करनी पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें अनुमानित लागत ज्ञात करने के बाद निर्धारित दर से जो लाभ हम चाहते हैं वो जोड़कर टेंडर मूल्य ज्ञात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंडर मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले लागत सूची तैयार करना, अर्थात हम किसी भी वस्तु के लिए टेंडर मूल्य अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो उस समय उपलब्ध लागत समक जो पिछली अवधि के हैं, चाहे पिछला महीना हो, चाहे पिछली छमाही हो, चाहे पिछला वर्ष हो, जो हमें लागत समक उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम एक लागत सूची तैयार करेंगे जिसमें हमारा अमाउंट का कॉलम भी होगा और प्रति इकाई लागत भी हम ज्ञात करेंगे जो उस अवधि का उत्पादन था उसका भाग देकर। तो हमें लागत सूची तैयार करनी होगी पिछली अवधि की, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हमें निविदा मूल्य हेतु ऊपरी व्ययों का अवशोषण करना है, अर्थात हमारी पिछली अवधि में जो ऊपरी व्यय लगे थे उन ऊपरी व्ययों को आधार मानते हुए हम ऊपरी व्ययों का अवशोषण, जो मैंने ऊपरी व्यय अवशोषण के चैप्टर में आपको पढ़ाया था, चाहे वो प्रत्येक सामग्री पर आधारित ऊपरी व्यय हो, चाहे वो प्रत्येक श्रम लागत पर आधारित हो, चाहे वो मूल लागत पर आधारित ऊपरी व्यय हो, चाहे वो प्रत्येक श्रम घंटादर पर आधारित हो, चाहे वह मशीन घंटादर पर आधारित ऊपरी व्यय हो हमारे, या हम कहें कि वो प्रति इकाई लागत के आधार पर हमारी परिवर्तनशील ऊपरी व्यय के रूप में हो, तो हमें निविदा मूल्य हेतु हमारी पिछली अवधि के ऊपरी व्ययों के आधार पर आगामी अवधि हेतु ऊपरी व्ययों का अवशोषण करना होगा। और यह अवशोषण की जो तरीका है यह वर्किंग नोट में आपको समझाना भी होगा। तीसरा है वांछित लाभ की प्रति इकाई दर या लाभ प्रतिशत निर्धारित करना। आगामी अवधि में जो हम टेंडर प्राइस देना चाह रहे हैं उस अवधि में हमारा प्रति इकाई लाभ क्या होगा ये हमें तय होना जरूरी है। हो सकता है प्रति इकाई लाभ की दर वही हो जो पिछली अवधि में हो, या प्रति इकाई लाभ की प्रतिशत लागत पर प्रतिशत दे रखी हो आपको, या विक्रय मूल्य की परसेंटेज दे रखी हो, या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो। तो जैसी सूचना आपको दे रखी है हमें वांछित लाभ की प्रति इकाई दर या लाभ की प्रतिशत दर क्या है ये तय कर लेना है। और जो लागत हमारी आएगी उसमें लाभ जोड़कर हम निविदा मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो अंतिम हमारा काम होता है निविदा मूल्य या विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। तो जब हम लागत सूची बना लेंगे, ऊपरी व्ययों के अवशोषण का आधार तय कर लेंगे, लाभ की दर हमने तय कर ली, तो हम जोड़कर के लाभों को हमारे लागतों में निविदा मूल्य या विक्रय मूल्य का निर्धारण बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट की परीक्षा में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और सामान्यतः परीक्षा में इसका क्वेश्चन भी आता है। ऊपरी व्ययों में आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, यदि ऊपरी व्यय परिवर्तनशील हैं तो प्रति इकाई दर के आधार पर आप उनको परिवर्तन कर दीजिए। यदि ऊपरी व्यय स्थायी हैं
तो समय के आधार पर आपको पता है कि स्थायी उपरिव्यय में हम जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे पास किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं है, तो स्थायी उपरिव्ययों को हमें स्थायी मान के चलना है अवधि विशेष के लिए। परिवर्तनशील उपरिव्ययों को प्रति इकाई के आधार पर लेंगे हम, और अवशोषण की दर यदि हमारी सामग्री, श्रम या मूल लागत पर आधारित है तो उसको हम बेस मानकर चलेंगे। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम टेंडर मूल्य या निविदा मूल्य की गणना करें। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं। निम्नलिखित आंकड़ों से जनवरी से मार्च 2012 के लिए पॉपुलर स्टोव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लागत व उत्पादन विवरण तैयार कीजिए। तो हमें लागत व उत्पादन विवरण तैयार करना है। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 जनवरी, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 मार्च, परचेज ऑफ मटेरियल, फैक्ट्री वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, कंप्लीटेड स्टॉक इन हैंड ऑन 1 जनवरी, कंप्लीटेड स्टॉक ऑन 31 मार्च, सेल्स। ये सूत्रें हमें जनवरी से मार्च 2012 की दे रखी हैं। दी गई अवधि 2012 में 500 स्टोवों का उत्पादन हुआ। सितंबर से दिसंबर 2012 के दौरान बिजली के 2000 स्टोवों की पूर्ति हेतु कंपनी को कीमत बतानी है। ये स्टोव एक समान गुण तथा किस्म के हैं और गत वर्ष में निर्मित स्टोव के समान है, किंतु सामग्री की लागत 15% से तथा श्रम लागत 10% से बढ़ गई है। उद्धृत कीमत दिखाते हुए एक विवरण तैयार कीजिए और यह मानिए कि बिक्री पर शुद्ध लाभ का वही प्रतिशत है जो जनवरी से मार्च 2012 की अवधि के दौरान था। यह भी मानिए कि उपरिव्यय की प्रति इकाई लागत भी वही रहेगी जो गत अवधि में थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमें आगामी अवधि जो सितंबर से दिसंबर है 3 महीने की, उसके लिए बिजली के 2000 स्टोव की पूर्ति है तो कीमत बतानी है, अर्थात कोटेशन प्राइस देनी है। और उस आगामी अवधि में सामग्री लागत 15% से बढ़ जाएगी और श्रम लागत 10% से बढ़ जाएगी। और ऊपरी व्यय के लिए हमें कहा है कि ऊपरी व्यय की प्रति इकाई लागत तो वही रहेगी जो गत अवधि में थी, अर्थात वो प्रति इकाई है, और प्रति इकाई होने वाला वो परिवर्तनशील है। हमारे लाभ की दर भी बता रखी है कि बिक्री पर शुद्ध लाभ का वही परसेंटेज लेना है जो पिछली तिमाही में लिया था, चाहे वो हमारी लागत का जो भी परसेंटेज था वही परसेंटेज हमें इस आगामी अवधि में लेनी है। पिछली अवधि के हमें वास्तविक समग्र दे रखे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने 4 बातें बताई थी, उनमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें पिछली अवधि की लागत सूची तैयार करनी है। कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसमें अमाउंट का कॉलम भी होगा और पर यूनिट कॉस्ट भी हमें निकालनी है। फिर अवशोषण की दरें हमें तय करनी होती हैं, तो हमें अवशोषण के लिए कोई आधार नहीं बताया है, तो हम प्रति इकाई दरों का आधार लेंगे, चाहे वो सामग्री की हो, चाहे वो श्रम की हो, चाहे वो उपरिव्यय की हो। और हमारे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि स्टॉक भी है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो जब भी हम कॉस्ट शीट बनाएं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर इसका मूल्यांकन करना है। जब तक हमें अन्यथा कुछ नहीं कहे, हमारे तैयार माल का स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक हमें घटा देना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। फिर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी और सेल्स, उसका अंतर लाभ कहलाएगा, जिसकी परसेंटेज हम लागत से तय कर लेंगे। और जो परसेंटेज यहाँ आएगी वही परसेंटेज हमें आगामी अवधि के लिए लेनी है। आपकी गणनाएं जो भी हैं वो हम वर्किंग नोट्स में दिखा देंगे। तो विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले कॉस्ट शीट तैयार करनी है। तो हम कैसे बनाएं ये हम आज सीखते हैं। हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। पिछली अवधि का हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसको हम कॉस्ट शीट भी कह सकते हैं, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2012। हमारा आउटपुट था पिछली अवधि में 500 इलेक्ट्रिक स्टोव का, वो हमने यहाँ लिख लिया। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, फिर मेन कॉलम अमाउंट का होगा और कॉस्ट पर यूनिट की होगी। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें लेना मेटेरियल कंज्यूम्ड। हमारा ओपनिंग स्टॉक 10,000 का था, ऐड परचेज कर दीजिए आप इसमें 15,000 रुपये की, योग कर लिया, और लेस क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का, तो हमारा मेटेरियल कंज्यूम है 20,000 रुपये। और 20,000 में हमने भाग दे दिया 500 का, तो 40 रुपये प्रति इकाई मेटेरियल हमारी पिछली अवधि में लगी है। फैक्ट्री वेजेज हमारे किस में दे रखी है 30,000 रुपया। 30,000 में हमने 500 का भाग दे दिया, तो प्रति इकाई आ गई 60 रुपया। मेटेरियल कॉस्ट प्रति इकाई 40 रुपया, वेजेज कॉस्ट प्रति इकाई 60 रुपया। हमने योग कर दिया तो योग आया हमारी 50,000 प्राइम कॉस्ट, वो प्रति इकाई आई 100 रुपया। उसके बाद हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस ले लेंगे। फैक्ट्री में हमारे पास 10,000 रुपये दे रखे हैं, वो प्रति इकाई 20 रुपये आ गया। योग किया तो वृक्ष कॉस्ट बन गई 60,000 रुपया और प्रति इकाई 120 रुपये। हमारे ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिए हमने 10,000 रुपये, प्रति इकाई निकाली 500 भाग दिया 20 रुपया। तो विद्यार्थी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70,000 रुपये और 140 रुपये। अब हमें यहाँ तैयार माल का समाधान करना है, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स
योग कर दीजिए 5,000 रुपये का, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 12,000 का लेस कर दिया, तो बची हुई अमाउंट है 63,000 रुपये। ये कहलाएगी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे सवाल में सेल्स दर रखी है 72,450 की, हमने इनका अंतर निकाल दिया और ये अंतर है 9,450। आप इसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बना लीजिए, अर्थात 9,450 हमारी प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 63,000 और इंटू 100 कर लीजिए, तो ये हमारी 15% ऑन कॉस्ट प्राइस ये आ गया। जो लाभ की दर आई है वही आगामी अवधि के लिए हमें लाभ की दर मान के चलनी है। अब हम टेंडर प्राइस निकालेंगे। ये तो हमारा पहला काम हो गया, कॉस्ट शीट बन गई, प्रति इकाई लागतें हमने निकाली, तो हम खर्चे इस प्रकार से निकालेंगे। अब हमें आगामी अवधि के लिए टेंडर प्राइस की गणना करनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड सितंबर टू दिसंबर 2012, और हमें ये बताया है कि आगामी अवधि में 2,000 इलेक्ट्रिक स्टोव बनाने हैं, तो ये आउटपुट हमें लिख देना है। प्रारूप हमारा ये रहेगा, अमाउंट का रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट का रहेगा और पर्टिकुलर्स का रहेगा। अब हम प्रति इकाई जो रेट्स थी उनको आधार मानते हुए आगामी अवधि के लिए करेंगे, और जो सामग्री श्रम की दरों में चेंज हो गए हैं उन चेंज को भी ध्यान रखना होता है। तो मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। सबसे पहले हमारी प्रति इकाई 40 रुपये थी मटेरियल, 2,000 स्टोव बनाएंगे तो 80,000 रुपये हो गया। और हमें ये भी बताया है कि आगामी अवधि में सामग्री की रेट 15% से बढ़ जाएगी, तो 15% बढ़ा दिया हमने 1,20,000 रुपये, और 1,20,000 रुपये होने 92,000 रुपये। और फैक्ट्री वेजेज 60 रुपये प्रति इकाई हमें सवाल में दे रखी है, 2,000 स्टोव बनाएंगे तो अमाउंट हो जाएगी 1,20,000 रुपया। और मजदूरी की दर 10% बढ़ने की बताई हमें, तो 1,20,000 10% 12,000 बढ़ा दिया हमने, तो 1,32,000 रुपये हो गई। 92,000 में भाग दिया 2,000 का, तो प्रति इकाई 46 रुपये आई। 1,32,000 में भाग दिया हमने 2,000 का, तो प्रति इकाई 66 रुपये। तो ये हमारी आगामी अवधि के लिए प्राइम कॉस्ट हो गई 2,24,000 रुपया और 112 रुपये पर यूनिट। हमें फैक्ट्री एक्सपेंस दिखाने हैं। हमें प्रति इकाई बताया है कि ये स्थिर रहेंगी, इट मीन्स ये परिवर्तनशील उपरिव्यय हैं, वेरिएबल नेचर के हैं। तो हमारे फैक्ट्री ओवर प्रति इकाई सवाल में दे रखे हैं 20 रुपये, तो 20 इंटू 2,000 40,000 रुपये हो गई। प्रति इकाई में कोई चेंज हमें नहीं करना है, वर्क्स कॉस्ट बन जाएगी। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ने हैं, जो हमारे सवाल में 20 रुपये दे रखे थे प्रति इकाई, तो प्रति इकाई 20 रुपये, 2,000 स्टोव बनाने अपने को, तो 40,000 रुपये हो गई। प्रति इकाई 20 रुपये लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आगामी अवधि के लिए 3,04,000 रुपये और प्रति इकाई 152 रुपये। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बताया है कि लाभ की परसेंटेज वही रहेगी जो पिछली अवधि में थी। तो पिछली अवधि में लाभ की दर थी 15% ऑन कॉस्ट, और हमारी कॉस्ट है 3,04,000, तो 3,04,000 के ऊपर 15% प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। 3,04,000 इंटू 15/100 45,600 रुपये। और प्रति इकाई निकालने के लिए हमने भाग दे दिया इसमें 2,000 का, तो 22 रुपये 80 पैसे। और योग आ गया इनका, और वो योग हमारे लेकर आएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस 3,49,600 रुपये, और एक स्टोव के लिए 174 रुपये 80 पैसे। तो इस तरीके से हमें टेंडर प्राइस की गणना करनी होती है। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास टेंडर प्राइस का आता है, तो सबसे पहले आप पिछली अवधि की कॉस्ट शीट बना लीजिए, जिसमें पर यूनिट का कॉलम बनाइए आप। फिर हमें आगामी अवधि के लिए टेंडर प्राइस की गणना करनी है, जिसमें हमारी अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट भी दिखाएंगे। आगामी अवधि में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो सामग्री के हो, चाहे श्रम के हो, चाहे उपरिव्यय के हो, इंक्रीज हुआ है तो बढ़ा दीजिए, डिक्रीज हुआ तो घटा दीजिए। अगर ओवरहेड फिक्स नेचर के हैं तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम उसमें नहीं करेंगे। लाभ की दर जो हमें बता रखी है, वो लाभ की दर के आधार पर लाभ की राशि कुल और प्रति इकाई जोड़ दीजिए, और हम टेंडर प्राइस की गणना करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा टेंडर प्राइस ज्ञात करने का एक मेथड, जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मैं कॉस्ट शीट से संबंधित आने वाली अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हम कैसे करेंगे, ये आपको पढ़ाऊंगा। मेरे लेक्चर आप निरंतर वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।